जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड खतियानी पार्टी से गीताश्री उरांव ने खुद को अलग कर लेने का फैसला किया है। ये बिल्कुल सही जानकारी है, परंतु आप सबके मन में एक सवाल होगा कि गीताश्री उरांव ने आखिर क्यों ऐसा फैसला किया है। गीताश्री उरांव जो झारखंडी खतियान पार्टी के समर्थन में आई थी, वो खुद झारखंड खतियानी पार्टी से खुद क्यों अलग होने का फैसला लिया है, इसके लिए उन्होंने संवाददाता सम्मेलन बुलाया है और उन्होंने खुद अपनी जुबान से बताया है कि उन्होंने क्यों झारखंडी खतियान पार्टी से अलग होने का फैसला लिया है। आइए आपको हम दिखाते हैं वहां से सीधा लाइव प्रसारण जो गीताश्री उरांव बता रही है कि आखिर उन्होंने क्यों झारखंडी खतियानी पार्टी से अलग होने का फैसला लिया। आपके सारे सवालों साथ में चलने वालों में तो वो भी गलत है। वो जो शुरू से ही हुआ बिना मुझे सूचना दिए मेरे नाम की घोषणा, सहमति लिए बिना ही मेरे नाम की घोषणा की गई थी। तो देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी में भी रही तो अपने शर्तों पे रही, काम किया मैंने, अपने लोगों के लिए काम किया। तो वो मेरे जो विचार से बिल्कुल ही गलत था और मैंने सोचा कि ज़्यादा देर किए बिना मुझे अब अलग ही कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जहाँ आपकी सहमति नहीं ली जाती है तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी बातों को देख समझ पाते हैं कि आगे भी कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिसमें आपकी सहमति शायद ना हो। तो क्यों ऐसे प्रकरण में पड़े और अपने आप को हम, जो मेरे अपने सिद्धांत नहीं है उससे हम समझौता हम कभी किए नहीं हैं और आगे भी नहीं करेंगे। क्या लगता है कि जो थर्ड फ्रंट के रूप में जो पार्टी का गठन ऐसा होना चाहिए या नहीं? नहीं, थर्ड फ्रंट की बातें तो आती ही थी, सब लोग हम लोग बात कर रहे थे, बार बार इसमें बैठकें हो रही थी और मगर हम लोग ज़्यादातर उसमें ये बातें होती थी, वो भी एक एजेंडा में रहता था, मगर फोकस ज़्यादा था कि हम लोग आंदोलन कैसे करेंगे, अगला हम लोग कहाँ मूव करेंगे, किन किन बातों को हम लोग को ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहिए, ये सब चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस रहता था और सब हम लोग साथ में ही बैठ के इसको करते थे। मगर अब कुछ लोग अपनी अलग लाइन खींचना चाहें तो फिर वो अलग ही बात हो जाती है आंदोलन से। निश्चित। और मैंने उस दिन भी अपने संबोधन में कहा भी था, जब ये इस बात का मैंने महसूस किया कि हमारे 2 वरिष्ठ जो हम लोग उनको शुरू से देख रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है, कई नौजवान आंदोलनकारी जिनके साथ में जुड़ी रही वो लोग नहीं हैं, जबकि बताया गया था कि वो लोग भी, उनको भी सूचना दी गई है। मुझे लगा शायद किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए होंगे। तो मगर जिस तरह से ये सारा कुछ हुआ, वो उसकी मैंने प्रतिक्रिया उसी वक्त अपने नाराज़गी के द्वारा मैंने जाहिर भी की कि ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और पहला तो इस तरह से पार्टी का गठन करना, दूसरा बिना मेरी सहमति लिए हुए आप कैसे नाम की घोषणा भी कर सकते हैं, जबकि हम सबको साथ में लेके चलने की बात हमेशा ही से करते रहे हैं। क्योंकि जो आंदोलन है उसको इस तरह से नहीं उसका दिशा बदलनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा देर नहीं किया जाए और अब मैं, क्योंकि अपनी नीति सिद्धांतों में कभी भी मैंने समझौता करके कोई भी काम नहीं किया, राजनीति में भी नहीं किया है। तो बहुत सारे ऐसी बातें आई कि आप उनसे मत उनसे 36 का आंकड़ा रखिए, आप समझौता कर लीजिए, आपके राजनीति के लिए अच्छा। बोले नहीं, जो जनता का विरोधी है वो मैं उसको भी उसके विरोध में रह सकती हूँ, उनसे मेरा तालमेल नहीं बन सकता। मेरी इस तरह की ही हमेशा नीति सिद्धांत रही है। तो यही सब बातें हैं। अभी देखा जा रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं व्यक्तिगत रूप से लोगों की हावी हो रही है सभी पर। इधर प्रेमशाही मुंडा जी है, डॉक्टर कर्माऊ राव है, इधर आप भी अपने एक अलग रास्ता आपने पकड़ लिया है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ये पहले एकजुटता की जो बात आ रही थी वो अब एकजुटता नहीं दिख रही है। देखिए, अब कुछ मंच है, कुछ अपने हिसाब से चलते रहे हैं, भले वो हमारा जो भी आंदोलन जो चल रहा था उससे असहमत नहीं थे, मगर किन्हीं कारणों से वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, हमने उनकी भावनाओं का हमेशा सम्मान किया है, मगर वो हमारे इस चीज़ के विरोध भी नहीं थे, क्योंकि वो तो स्वाभाविक रूप से ये झारखंड के हित में ही हमारा जो आंदोलन रहा, झारखंडियों के हित में ही हक अधिकार की ही बात हो रही थी, कुछ अलग बात तो हम कर नहीं रहे थे। और जहाँ तक राजनीति का है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है लोग राजनीतिक, मैं भी राजनीति में ही मेरा संबंध रहा है,
मेरे अलावा बाकी लोग भी जो हैं, चाहे आप शैलेंद्र महतो जी को देखिए या सूर्य सिंह केसरा जी को देखिए, वो भी राजनीति में रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें। आंदोलन जिस जिन मुद्दों को लेके खड़ा हुआ उस पे ही सब लोग एकजुट हुए। नहीं तो कहाँ, उससे पहले तो हमारा कोई तालमेल ऐसा या बैठना नहीं होता था, मगर आंदोलन ने हम लोगों को जोड़ा और हम लोग एक साथ चल रहे थे। तो उसमें फिर अगर कोई व्यक्ति अलग से बाकियों को बिना जोड़े अगर अलग लाइन खींचने लगे तो वहाँ पर दिक्कत होने लगती है। और जबकि मेरा था कि सबके हम लोग साथ में ही सब चीज़ बातें करते थे, निर्णय लेते थे, अलग जाने की कोई बात थी नहीं इसमें। एक प्रश्न है, आपको याद होगा 2012-13 की बात है, दिल्ली में जन लोकपाल के नाम पर एक आंदोलन खड़ा हुआ था, बहुत जबरदस्त आंदोलन था, अन्ना हजारे की अगुवाई में। उस समय उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम राजनीति का रूप नहीं देंगे इसे। उसी आंदोलन से एक पार्टी खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी, जिसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज तीसरी बार वहां के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर आंदोलन खड़ा हुआ था जन लोकपाल, वो मुद्दा कहीं गुम हो गया, गौन हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर 1932 का खतियान, भाषा, इसको लेकर आंदोलन खड़े हुए हैं। पहले गैर राजनीतिक आंदोलन की बात हो रही थी, अब राजनीतिक पार्टी तैयार हो गई, तो कहीं आगे चल के ये मुद्दा फिर गौण ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो पर तो नहीं है। नहीं, उसको ये कतई नहीं। अब हर केस एक जैसा नहीं हो सकता है। आप हर केस को उसका उदाहरण, आप प्रेसिडेंट नहीं बना सकते हैं। जो था वो निश्चित रूप से वो गलत हुआ। जिस लोकपाल को लेके उन्होंने जो सारा एक आंदोलन खड़ा किया था, बहुत ज़बरदस्त, पूरी दुनिया देख रही थी कि क्या हुआ है। और अन्ना हजारे जी भी अपना जो था, मगर बाद में उन्होंने भी लाइन बदल ली, उन्होंने भी बात करना छोड़ दिया। और जबकि अगर यहाँ एक राजनीतिक पार्टी बन भी गई थी तो उनको तो नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग हैं वो, जिन्होंने जिस तरह से बात की, बल्कि वो सरकार के साथ बैठ के भी उन्होंने चर्चा नहीं की। जब दूसरी मोदी सरकार बनी, उन्होंने तो वहाँ पर किया नहीं, तो उसमें भी अलग अलग तरीके की बातें आने लगी कि ये जानबूझ के ये सारा आंदोलन खड़ा किया गया कांग्रेस को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको सत्ता से बाहर करने के लिए, लोकपाल की बात करके। क्योंकि फिर वो तो वहाँ बैठते नजर आए ही, ये सबने देखा है। और फिर क्यों नहीं उन्होंने बातें की? आज तक लोकपाल का जो है गठन तरीके से नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें, मगर यहाँ झारखंड में ये जो है आपका जो वो आंदोलन मात्र 1.5-2 साल का था, और ये 88 वर्ष के संघर्ष और खून पसीना बहाने के बाद अलग झारखंड राज्य बना। मेरे पिताजी भी इसमें रहे, मेरे माताजी भी उसमें उस संघर्ष में रही। और अभी जो जिस तरह का न्याय हमने इस 20-21 वर्ष में देखा, ये बात अलग है। यहाँ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन की बात है यहाँ पर, जो हमको मिलना चाहिए संवैधानिक रूप से। संविधान में ये सारी कुछ बातें लिखी हुई हैं। और वो एक अलग राज्य गठन होने के बाद में सारा डायरेक्शन चेंज कर दिया गया। झारखंडी कौन, उसकी जो है अधिकार क्या है, उसको किस तरह से उसका मान सम्मान की रक्षा किस तरह से की जाएगी, उसके अधिकार निहित कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें गौण हो गई। सरकार बस चलती रही योजनाओं पे, योजनाएं, डैम बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो बातें गौण होती गई। 2011 में जो है, जब मैं विधायक थी, और उस समय ये बातें आई कि 9 झारखंडी भाषाओं को आपका हिंदी और उर्दू के बाद में 9 झारखंडी भाषाओं को ही राजभाषा का दर्जा दिया जाना। उसी समय फिर ये दोबारा बातें आने लगी कि भोजपुरी, मगही, मैथिली को जो है, अंगिका ने तो बैकग्राउंड एंट्री मारी है, तो इसको भी इसमें किया गया। तो विरोध था कि भाई गैर झारखंडी भाषा है, बिहार की है। और उसी समय से मैंने ये बात भी कहना शुरू किया कि ये बोली की श्रेणी में आती है, जिनको बिहार में भी इनको मान्यता नहीं है कहीं पर भी सरकारी तौर पर। और भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल बन चुका है, उड़ीसा बन चुका है, तो वो उन भाषाओं को भी यहाँ पर अगर यहाँ पर जोड़ा जाता है सूची में, तो निश्चित रूप से हमारे अधिकारों का हनन होगा। हमारे जो विकास और संवर्धन में जो हमारी जो है हिस्सेदारी में वो सेंधमारी होगी। और साथ ही साथ ये बात भी जो है प्रमुख रूप से मैं बोलना चाहूँगी कि जिस समय राज्य का विभाजन हुआ था 2000 में, उस समय बिहार सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अधिसूचना जारी की थी कि जो 4 जनजातीय भाषाएं हैं, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और हो,
इनकी पात्रता जो है राजभाषा के प्रति जो बनती थी वो आज की डेट से निरस्त कर दी जाती है। ये बिल्कुल विभाजन के समय में, चाहे 14 या 16 नवंबर की बात है, क्योंकि ये अधिसूचना भी मैंने देखी हुई। तो ये हमारे जो अपने सदियों से जो लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, जनजातीय समुदाय के लोग, क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं हुआ? मगर यहाँ पर जो 30-40 साल से आके यहाँ बसे हैं, उन लोगों के जो अधिकार यहाँ पर ज़्यादा प्रमुख हो जाते हैं। उसके लिए वो इतने कयावाद जो है राज्य निर्माण के बाद से ही करना शुरू हो जाते हैं। और दुखद बात यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि बहुत सारे जो लोग, जो जिनको जनता ने भेजा विश्वास मत देख के अपने वोट के माध्यम से, उन्होंने भी इन बातों की अनदेखी की है कहीं ना कहीं। वो मेरे पास सबका खाका और सब पता है किसने क्या किया, कब क्या किया, और इस बात को वो लोग समझ नहीं पाए, जिसका परिणाम हम लोग आज देख रहे हैं कि अधिकारों की जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, विधायक मंत्री, उनको पुल पुलिया तो कोई भी एजेंसी बना देगा, मगर जो मौलिक अधिकार हैं, कहाँ हमारे राज्य के निवासियों के अधिकार और उनके हित की बात निहित है, इसको समझने में जनप्रतिनिधियों ने बहुत गलतियाँ की हैं और वो आज भी दिख रहा है। आज हम देख रहे हैं कि इतने वर्षों में जो भाजपा, जो सबसे ज़्यादा भाजपा और आजसू की सरकार सबसे ज़्यादा इस राज्य में चली है, उन्होंने भी जनता के विरोध में ही काम किया है, सिर्फ अपने जो है निहित स्वार्थ में ही काम किया है। और साथ ही साथ जो है जेएमएम और कांग्रेस की भी जो गठबंधन की सरकार रही, अभी जो जिस तरह का खाका बन के तैयार हुआ है, बाहरी लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा दखल है। और जो है सरकार, जबकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की बनती है कि राज्यहित में उनको किस तरह के फैसले ले गए हैं, तो वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से। ये नियुक्तियों की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, किन के लिए होगा, जब आपने ये आज तक निर्धारित नहीं किया, निश्चित नहीं किया कि झारखंडी कौन है और उसके अधिकार कहाँ सुरक्षित हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत गलत होती रही हैं और इसको ही सुधारने के लिए आंदोलन खड़ा हुआ है। क्षेत्रीय भाषा का तो एक बहाना था, ये सारे जो गलत निर्णय थे वो आंदोलन इसके विरोध में जो खड़ा हुआ है। अब हम लोग अपने लोगों के हक और अधिकार की जो लड़ाई लड़नी हमने शुरू की है, जागरूकता अभियान जो है उसके माध्यम से लोग तो जुड़ ही रहे हैं और हम लोग लगातार जोड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की या 4 व्यक्ति या 20 व्यक्ति की का आंदोलन नहीं है, ये पूरे झारखंडियों के, उसके हक अधिकार की, उनका आंदोलन है। तो कुल मिलाकर अभी की स्थिति ये है कि आप न तो अभी कोई राजनीतिक पार्टी बना रही हैं, न किसी में शामिल हो रही हैं। मैं अकेले नहीं बनाऊंगी ना, अगर जो भी होगा तो सबकी सहमति से सब लोग बैठेंगे और क्या निर्णय होगा। थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, मगर कैसे होगा, कब होगा, ये बात की बात है। अभी जैसे एक पार्टी बनते ही उसमें विघटन होने लगा, इसलिए ये प्रश्न उठना स्वाभाविक। नहीं, निश्चित रूप से, मगर इसमें तो फिर जिस चीज़ की सहमति मुझसे नहीं ली गई, वहाँ पर बने रहना मैंने बेहतर नहीं समझा। मुझे नहीं लगा कि वहाँ ये बने रहना बेहतर। मात्र सहमति न लेने वाली बात थी या पद की कोई बात? नहीं, पद की कोई बात नहीं थी, पद की बात नहीं थी। सबसे प्रमुख बात तो थी कि अंधेरे में रखा गया, चर्चा किए बगैर आप मीटिंग के नाम पर बुलाते हैं और वहाँ पर पार्टी की स्थापना समारोह, मतलब सब कुछ अगर शुरू से आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से अविश्वास की भावना ज़्यादा पनपती है। तो ये बातें थी। किन वजह से आप लीडरों का जो सामंजस्य नहीं बन पा रही? नहीं, किन वजह, ज़्यादातर लोग तो एक मत ही हैं, हम लोग तो चलते ही हैं। और देखिए, हर परिवार में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, हर 4 बर्तन रहेंगे, चारों कभी ना कभी टकराएंगे, मगर उसको आपको समन्वय भी बना के एक ही परिवार में बने हुए रहना है आप लोगों को। तो ये तो ऊपर नीचे होता ही है, मगर ये जो अलग लाइन जो खींची गई, वो मैं उससे शुरू से असहमति मैंने अपनी जताई और नाराज़गी भी जताई थी उसी वक्त। मगर मुझे ये वक्त के साथ लगने लगा कि शुरू से ही मतलब जिस तरह से सारा कुछ हुआ, तो अविश्वास की भावना वहाँ ज़्यादा कनप गई। तो इसलिए मुझे लगा कि जहाँ तक, क्योंकि मैंने अपने अभी जितने भी राजनीतिक जीवन मेरा रहा है, कांग्रेस पार्टी में भी मैंने अपने शर्तों पे ही काम किया है और मेरे जो भावनाओं का और मेरे बातों का जो है, हमारे शीर्ष जो नेतृत्व है, वो भी उसका सम्मान करते थे।
ऐसा नहीं लगता है कि अभी जितने भी लीडर्स हैं सब लीड रोल में रहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। ये बाकी हम हमेशा अपना बैठ के ही बात करते हैं और इसमें कहीं दुराव नहीं है बातों में। और बातें होती हैं तो अलग अलग बातें, सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं, तो कहीं सहमति बनती है, कहीं नहीं बनती, तो वो तो हर जगह चलता है वैसे। मगर कि कौन किसको अपने आगे रखना चाहता है। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।